हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के अपने जो क्वेश्चंस है वो आरआरबी के स्पेशल वो इस प्रकार रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो ब्लीडिंग हीमोरॉइड्स में, हिमोरेज में, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में, हीमोफीलिया में। तो ब्लीडिंग हीमोरॉइड्स में अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, हीमोरेज में भी करते हैं। कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, जब अपना हार्ट ही फेल हो गया तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो सी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, एच बी रेंज इन एडल्ट, यानी कि एडल्ट के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी रेंज कितनी होती है। 8 से 10 ग्राम पर डेसीलीटर, 10 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर, 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर। तो इसमें एडल्ट का पूछा गया है तो एडल्ट में होती है 12 से 16 ग्राम। तो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेशन ऑन, यानी कि जो अपन नर्सेज डे है वो कब सेलिब्रेट करते हैं। 1 दिसंबर को, 12 मई को, 2 जून को, 1 मई को। तो 1 दिसंबर को अपन एड्स डे मनाते हैं और 12 मई को अपन नर्सेज डे मनाते हैं। तो बी ऑप्शन है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब थोड़ा सा अपन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में देख लेते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उसको अपन मदर ऑफ नर्सिंग, फादर ऑफ नर्सिंग, पायनियर ऑफ नर्सिंग, लेडी विथ लैम्प के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं। फिर है अपने जन्म की बात करते हैं तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था। 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, इटली जो फ्लोरेंस सिटी है उसके अंदर। नेक्स्ट है डेथ की बात करते हैं, इसकी मृत्यु कब हुई फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, तो 13 अगस्त 1910 को लंदन इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत बार पूछे गए हैं। और इनकी मृत्यु किसके कारण हुई थी, ड्यू टू कोलेरा के द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। और उन्होंने एक थ्योरी दी थी, वो थ्योरी है इन्वायरमेंटल थ्योरी उन्होंने दी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग इथिकल प्रिंसिपल रेफर्स टू डूइंग गुड टू द क्लाइंट, यानी कि इनमें से कौन सा इथिकल प्रिंसिपल है जो रेफर करता है डूइंग गुड टू द क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट के लिए बेस्ट करना। बेनिफिसेंस, नॉन मालिफिसेंस, ऑटोनॉमी एंड जस्टिस। तो जो पेशेंट के लिए गुड करना यानी कि अच्छा करना वो होता है बेनिफिसेंस। तो ए ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा बेनिफिसेंस। अब कुछ अपने इथिकल्स जो प्रिंसिपल्स है उनके बारे में अपन देख लेते हैं, वो भी रिपीटेड बार अपने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ऑटोनॉमी है उसका मतलब होता है रिस्पेक्ट ऑफ पेशेंट राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि पेशेंट को रिस्पेक्ट देना और उसके सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट्स को रिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट है नॉन माल एफिशिएंस, डू नॉट हार्म टू अदर, उसका मतलब होता है नॉन माल एफिशिएंस। जस्टिस का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सबके साथ इक्वलिटी का व्यवहार करना जस्टिस कहलाता है। वेरासिटी का मतलब होता है कि टेल ट्रूथ, हमेशा सत्य ही बोलना। फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुल। ठीक है, ये कुछ इथिकल प्रिंसिपल्स थे जो कि रिपीटेडली एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नर्स फेल टू एडमिनिस्टर करेक्ट मेडिसिन टू द पेशेंट, दिस एक्शन इज नोन एज, यानी कि नर्स है वो पेशेंट को करेक्ट मेडिसिन एडमिनिस्टर करने में क्या हो गया, फेल हो गई है। तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, नेग्लिजेंस के नाम से जानते हैं, क्राइम के नाम से जानते हैं, टोर्ट के नाम से जानते हैं और बैटरी के नाम से जानते हैं। तो अगर पेशेंट को अगर अपने फेल हो गई वो करेक्ट मेडिसिन देने में नर्स, तो उसको अपन नेग्लिजेंस के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अपना लामा स्टैंड फॉर, यानी कि लामा है उसकी फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। तो इसमें आ जाएगा लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लीव एंड मेडिकल एडवाइस, लीव अलोन विथ मेडिकल एप्लीकेशन, लीव अगेंस्ट मेडिकल अप्लाई। तो लामा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो ए ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है डिस्चार्ज प्लानिंग ऑफ पेशेंट बिगिंस, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेशेंट की डिस्चार्ज प्लानिंग है वो कब स्टार्ट हो जाती है। पहला ऑप्शन है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, व्हेन फिजिशियन ऑर्डर फॉर डिस्चार्ज, व्हेन पेशेंट शो पॉजिटिव रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। तो जो डिस्चार्ज की जो प्लानिंग्स होती है अपने, वो अपने को कब से स्टार्ट हो जाती है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एडमिशन के टाइम ही पेशेंट की जो डिस्चार्ज की प्लानिंग है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है डिसइंफेक्शन ऑफ पेशेंट यूनिट आफ्टर द डेथ और डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट इज टर्म एज, यानी कि पेशेंट के जो यूनिट है जिसके अंदर पेशेंट एडमिट था वो पेशेंट के डेथ या डिस्चार्ज के बाद में उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, उसको अपन किस टर्म के नाम से जानते हैं, कॉन्करेंट, टर्मिनल, स्टेरिलाइजेशन एंड क्वारंटाइन। तो जो
पेशेंट के डेथ और डिस्चार्ज के बाद में जो अपन पेशेंट की यूनिट को डिसइंफेक्टेंट करते हैं उसको अपन टर्मिनल डिसइंफेक्शन के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, इफ हाईएस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन द मॉर्निंग, यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर है वो कब रिकॉर्ड किया गया, मॉर्निंग में, एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इन द इवनिंग, यानी कि जो मॉर्निंग का जो टेम्परेचर है वो तो है हाई और जो इवनिंग का टेम्परेचर है वो है लो। इस प्रकार की फीवर को अपन किस नाम से जानते हैं, इन्वर्स फीवर, क्लाइसिस, क्राइसिस, रिमिटेंट फीवर। तो जो ये डिफरेंस है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, इन्वर्स फीवर के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, रेक्टल थर्मामीटर नीड टू बी इंसर्ट अप टू, यानी कि रेक्टल थर्मामीटर है वो अपने को कितना एडमिनिस्टर या इंसर्ट करने की होती है ज़रूरत। अगर अपन रेक्टल रूट से अगर टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो रेक्टल थर्मामीटर को अपन को रेक्टल में कितना इंसर्ट करना पड़ता है। तो इसके अलग अलग होते हैं, एडल्ट, चिल्ड्रन और इन्फेंट। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है तो अपन इसको एडल्ट काउंट करेंगे, एडल्ट के अंदर कितना इंसर्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 0.5 टू 1.5 इंच, 1 से 2 इंच, या 1.5 से 2.5 इंच और 2 to 3 इंच। जो एडल्ट है उसके अंदर अपन काम में लेते हैं 1.5 से 2 इंच इसमें लेते हैं। तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडल्ट के अंदर 1.5 इंच काम में लेते हैं, चिल्ड्रन में 1 इंच और इन्फेंट में 0.5 इंच ही काम में लेते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेडली बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इन नॉन एज, यानी कि ग्रेजुअली क्या होता है, इंक्रीज होना किसमें, रेट में और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन में। इसको अपन किस नाम से जानते हैं, हाइपरवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन, कुस्मुल रेस्पिरेशन और चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर अगर रेट का पूछते तो हाइपरवेंटिलेशन हो जाता, और अगर इसमें पूछा गया रेट और डेप्थ तो उसमें होता है कुस्मुल रेस्पिरेशन। तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इर्रेगुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसा है, इर्रेगुलर है, कैरेक्टराइज्ड बाय क्या है, एपनिया एंड हाइपर वेंटिलेशन, यानी कि हाइपर वेंटिलेशन के साथ साथ इसको क्या हो रहा है, एपनिया की कंडीशन हो रही है और रेस्पिरेशन वो क्या है, इरेगुलर है। तो इस कंडीशन को अपन किस नाम से जानते हैं, चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन, हाइपर वेंटिलेशन, कुस्मुल रेस्पिरेशन, नन ऑफ देम। तो हाइपर वेंटिलेशन अभी देखा था कि अगर रेट का इंक्रीज हो जाना तो कुस्मुल रेस्पिरेशन में रेट और डेप्थ दोनों इंक्रीज हो जाती है, और चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन है उसके अंदर क्या होता है, हाइपरवेंटिलेशन के साथ साथ एपनिया की कंडीशन होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विजुअल इक्विटी कैन बी असेस्ड विथ, यानी कि जो अपन विजुअल इक्विटी है उसको असेस किसके द्वारा करते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑटोस्कोप, स्नेलल चार्ट या रिफ्लेक्शन। तो जो आपका ऑटोस्कोप है वो ईयर एग्जामिनेशन में, ऑप्थेल्मोस्कोप है वो आई एग्जामिनेशन में, और विजुअल इक्विटी के लिए क्या काम में लेते हैं, स्नेलल चार्ट। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा सी ऑप्शन, स्नेलल चार्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड, यानी कि स्पाइन का लेटरल कर्वेचर होना क्या कहलाता है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, पेक्टस एक्जावेक्टम। तो जो स्पाइन का लेटरल कर्वेचर है वो क्या कहलाता है, स्कोलियोसिस के नाम से अपन इसको जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, एडिक्वेसी ऑफ कोलेटरल सर्कुलेशन बिफोर रेडियल आर्टरी कैनुलेशन इज डन विथ द हेल्प ऑफ डेस टेस्ट, यानी कि जो कोलेटरल सर्कुलेशन है किसका, रेडियल आर्टरी के अंदर अपन कोई प्रकार का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उससे पहले अपन जो कोलेटरल सर्कुलेशन चेक करते हैं वो अपनी कौन से टेस्ट की हेल्प से चेक करते हैं, एलन टेस्ट, वेबर टेस्ट, राइने टेस्ट और कोल्ड टेस्ट। तो जो आपका जो कोलेटरल सर्कुलेशन है एबीजी के सैंपल लेने से पहले जो अपन चेक करते हैं उसको अपन एलन टेस्ट के द्वारा यूज में लेते हैं। तो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सडन इनवॉलेंट्री मूवमेंट विच इज पर्पजलेस इन नेचर इज टर्म एज, यानी कि सडनली क्या होना, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होना जो कि क्या होते हैं, पर्पजलेस होते हैं, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, कौन सी टर्म के नाम से जानते हैं, मैनरिज्म, टिक डिसऑर्डर, कैटाटोनिया, फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो सडनली होते हैं इनवॉलेंट्री नेचर में होते हैं और पर्पजलेस जो होते हैं उनको अपन टिक डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बने रहना अपने चैनल पे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।